क्या आप जानते हैं कि असम में 68 लोग अब तक मर चुके हैं? यह लाइन आपने कहीं देखी नहीं होगी, और अगर गलती से देखी होगी तो शायद स्क्रॉल कर दिया होगा। लेकिन आज इस लाइन पर मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि यह लाइन झूठ नहीं है, पर अफसोस की सच भी नहीं है। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंच सका है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंची ही नहीं, और जहां कोई पहुंचता नहीं वहां की गिनती भी नहीं आती। अब जो बच गए वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट था। 15 मिनट में यह तय करना था कि क्या उठाना है, किसे उठाना है और किधर भाग जाना है। कई जगहों पर पानी 10 मीटर से ऊपर चला गया, यानी कई मंजिला। जिन गांवों में यह हुआ, उन गांव के लोगों ने जिंदगी में पहले बाढ़ देखी ही नहीं थी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और यह जगह बहुत दूर नहीं है, बस शायद दिल्ली से दूरी नॉर्थ ईस्ट की कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि शिवसागर भी हमारा है, जोरहाट भी हमारा है, चराइदेव भी हमारा है, और आज ये पानी में डूब रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों से कट रहे हैं। और जब कोई इलाका कटता है तो अफसोस कि उसकी खबरें भी कट जाती हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 15, 20, 25 दिनों में आपने कितनी बार असम का नाम सुना, कितनी बार इस पर प्राइम टाइम में डिबेट हुई, कितनी बार बहस हुई, जबकि 68 लोग मर चुके हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक। ये सवाल मैं खुद से ही पूछ रहा हूं, क्योंकि असम हमारी नजरों से भी ओझल रहा। लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे। आज बात करेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि नागालैंड में बादल फट गया। अब बादल फटना इतना जादुई शब्द है कि जैसे ये शब्द आता है, सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रकृति पर चली आती हैं। आसमान पर केस बंद। लेकिन जब मौसम विभाग ने कहा कि बादल फटा ही नहीं, और यह भी कहा कि इतनी बारिश यहां नई बात नहीं, और अकेली बारिश से यह तबाही समझाई भी नहीं जा सकती, तो फिर सवाल यह उठता है कि जब सरकार का अपना ही विभाग कह रहा है, तो क्या इतनी ज्यादा तबाही असम में होनी चाहिए थी? और अगर यह तबाही हुई तो फिर असम की खबर गायब क्यों रही? अगर आसमान ने यह नहीं किया तो फिर किसने असम के इतने लोगों को छीन लिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और आज इस सवाल पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज से कई साल पहले असम बाढ़ कवर करने के लिए मैं असम गया था, कोविड के दौर में। तब जो हालात थे वो बहुत पीड़ादायी थे, लेकिन अफसोस कि आज इतने सालों बाद भी ये हालात जस के तस बने हुए हैं। इसलिए आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। पहला, अगर बारिश पूरी वजह नहीं है तो बाकी वजह क्या है, वो किसने बनाई है? दूसरा, जहां बाढ़ हर साल आती है वहां 70 सालों में कितनी तैयारियां हुई, पैसा कहां गया? और तीसरा, क्या असम में बाढ़ का इलाज है या है ही नहीं? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज इन तीनों सवाल पर हम बड़ी बेबाकी से सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे। लेकिन इस सवालों की शुरुआत करें उससे पहले असम के लोगों से और देश के लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी ताकत में आप भी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ निभाएंगे और आपकी हर खबर को मजबूती से उठाते रहेंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब सवाल कि असम में हो क्या रहा है, तो असम में 7.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और यह 7.5 लाख का आंकड़ा जो है, यह सुनकर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, सबसे बुरे वक्त में अकेले शिवसागर में करीब 3.5 लाख लोग पानी में थे। चराइदेव में 1.25 लाख लोग पानी में थे। पूरा का पूरा जिला पानी में बैठा था। साथ में 56,000 हेक्टेयर फसल डूब गई। 4.5 लाख जानवर चपेट में आए। और असम में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं होते, वो किसान की आखिरी जमा पूंजी होते हैं। लेकिन आंकड़े रहने दीजिए, आपको एक घर की कहानी सुनाते हैं। 21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे चराइदेव के लकवा अभयपुरी गांव में रोहिणी दुवरा के घर में पानी घुस जाता है। परिवार ऊंची जगह की तरफ भागने लगता है, लेकिन धार इतनी तेज होती है कि संभलने का मौका नहीं मिलता। सबसे पहले तुतुमोनी और बेटी विदिशा बह जाती है। दोनों बेटे विद्युत और विप्लव मां और बहन को बचाने पानी में कूद पड़ते हैं, और धार उन्हें भी बहा ले जाती है। कुछ ही मिनटों में एक घर के 4 लोग पानी में समा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सरकारी हेल्पलाइन को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब तक टीम पहुंची, वक्त निकल गया था। यह आरोप गांव वालों का है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि जांच तो होनी चाहिए। अब हमारे आपके लिए
सुनते वक्त खबर ये 68 में 4 नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये मां थी, बेटी थी, दोनों बेटे थे, और जो बच गए उनकी भी कहानी सुन लीजिए। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि राहत शिविरों में असम में फिलहाल 2157 बच्चे तिरपाल के नीचे हैं। 187 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना बच्चा जना है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिविर में नहीं होना चाहिए था, डूबे घर से तो शिविर बेहतर है। मेरा सवाल दूसरा है, उन शिविरों में कितनी आशा एएनएम तैनात हैं? यह आंकड़ा कहीं नहीं है, और जो गिना नहीं गया उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब समझना यह है, क्या असम सरकार ने बाढ़ को लेकर पहले झूठ बोला? क्योंकि असम सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि नागालैंड ने बादल फटा, लेकिन बादल फटना कोई मन की बात थोड़ी, उसका नाप होता है। बादल फटना उसे कहते हैं जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर जाए, एक घंटे में। और वहां क्या हुआ? नागालैंड के मोन जिले में 19 जुलाई को 137 मिलीलीटर पानी गिरा, वो भी 8 से 9 घंटे में। यानी जो बताया गया वो हुआ ही नहीं था। और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने खुद भी माना कि हां, बादल नहीं फटा, बारिश बादल फटने जैसी थी। अब ईमानदारी की बात कि सच है, बारिश वहां बहुत ज्यादा हुई है। मुख्यमंत्री की माने तो नागालैंड के 3 जिलों और असम के चराइदेव में आम दिनों से 4-5 गुना ज्यादा पानी गिरा। ये मामूली बात नहीं और मैं इसे छिपाऊंगा भी नहीं, लेकिन वो लाइन समझिए जिस पर ये पूरा वीडियो टिका है, और ये मेरी नहीं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा है कि इतनी बारिश नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अनोखी बात नहीं है, वहां ऐसा पहले भी हुआ है। इसलिए अकेली बारिश से इन बाढ़ों को समझाया नहीं जा सकता, खासकर वहां जहां पहली बार पानी भरा है। आप दोबारा सुनिए, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सरकार का अपना मौसम विभाग कह रहा है कि अकेले बारिश को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यहां पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सरकार ने सेना उतारी है, एनडीआरएफ उतारा है, हजारों लोग नाव से निकाले गए हैं, राहत हुई है, तैयारी हुई है। लेकिन ये दो अलग चीजें हैं। राहत यानी आग लगने के बाद पानी डालना, तैयारी यानी आग लगने से पहले बाल्टी भरकर रखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाल्टी खाली थी, बाल्टी भरी हुई थी। वो पिछले साल की बाढ़ के नाप से भरी हुई थी, इस साल की नाप से तैयारी नहीं थी। मेरा सवाल बाल्टी के नाप पर है। अब एक सवाल आम लोगों के मन में आना चाहिए कि असम में आखिर हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि 2019 में जब मैं असम गया तब भी वहां बाढ़ थी, तब भी मैं स्टोरी कर रहा था असम डूब रहा है, आज भी असम डूब रहा है। और इसे समझने के लिए आपको असम को समझना पड़ेगा। असम की घाटी एक थाली जैसी है, 3 तरफ पहाड़ है, बीच में मैदान है। पहाड़ पर जो बरसेगा बहकर इस थाली में आएगा। यानी बाढ़ आना वहां कोई राज नहीं है। और अगर पक्का है तो फिर सवाल यह है कि हर साल इतनी जिंदगियां क्यों चली जाती हैं, अगर सबको पता है कि असम में बाढ़ हर साल आएगी? इसका जवाब सरकारें कागज दे चुके हैं। असम में तटबंध यानी मिट्टी की दीवारें 1954 में कुछ दिन के लिए अपनाई गई थी, क्योंकि वो जल्दी बनती थी, सस्ती थी। ये बात जल संसाधन विभाग के अपने पन्नों पर लिखी है। लेकिन 70 साल बाद भी वही काम चलाऊ उपाय असम के मुख्य उपाय हैं। यानी पट्टी को हमने इलाज मान लिया, और हालात कितने भी खराब रहे, ये मैं नहीं कह रहा, असम के जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं, सुशांत जी। वो खुद विधानसभा में कह रहे हैं कि असम के करीब 4800 किलोमीटर तटबंधों में से 3000 किलोमीटर की पानी रोकने की ताकत खत्म हो गई है। यानी बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने अपने कागज पर हर 3 में से करीब 2 किलोमीटर दीवार कमजोर थी, ये मानना है। और इस बड़ी बाढ़ में अप्रैल से जुलाई के बीच 18 जगह तटबंध टूटे थे। जो टूटनी ही थी वो टूट गई। अब सरकार का जवाब क्या है? मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में कहा कि ज्यादातर तटबंध टिके रहे, पानी तो दीवार के 4-5 मीटर ऊपर से आया। तो सवाल यह बनता है कि अगर पानी दीवार के ऊपर से आना था तो 70 साल से हम दीवार बना किसके लिए रहे? और एक बात और जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये दीवार पानी को गांव से आने से तो नहीं रोक पाती, पर एक बार पानी अंदर आ गया तो उसे लौटने जरूर नहीं देती। पानी आता है एक दिन में और उतरता है हफ्तों में। जो इस दीवार को ढाल बनना था वो ढाल नहीं, वो बाड़ा बन जाती है। पर सिर्फ दीवार को दोष देना भी आधा सच है। 2 बातें और हैं। पहली, नई सड़कें ऊंची बना दी गई और कई जगह पुल की जगह छोटी पुलिया डाल दी गई। नतीजा क्या हुआ? पानी का पुराना रास्ता बंद, यानी जिसे हम विकास की सड़क समझ रहे थे वो कहीं कहीं एक और बांध बन गई। और यह बात मुख्यमंत्री ने खुद भी माना है। दूसरा, बील यानी वो दलदली जमीन जो बाढ़ का पानी सोख लेती थी। शिवसागर के पानी दिहिंग इलाके में 2001 में पानी करीब 19 वर्ग किलोमीटर में फैला था। 2021 में सिर्फ 6 में। जो जमीन पहले पानी पी जाती थी वो अब नहीं पीती, और वो पानी अब गांव में जाता है।
तो पूरी तस्वीर देखिए, कमजोर दीवार है, बंद रास्ता है, सूखा हुआ स्पंज, ऊपर से 4 गुना बारिश। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह आपदा अकेले आसमान ने नहीं बनाई है। अब कोई कहेगा कि आप तो पुरानी शिकायत पर नई घटना चिपका रहे हैं। भाई साहब, 3000 किलोमीटर दीवार कमजोर होने की बात सरकार ने इस बाढ़ के बाद नहीं मानी थी, पहले मानी थी। यह बाढ़ की सफाई नहीं है, ये उससे पहले का कबूलनामा है। अब सवाल है कि जब असम में हर साल बाढ़ आती है तो फिर बाढ़ के नाम पर असम में जो पैसा खर्चा किया जाता है वो जाता कहां है? क्योंकि लोगों की डेथ तो हो रही है, बाढ़ से नुकसान हर साल हो रहा है। तो जवाब सरकार का ही समझते हैं। सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया था 2023-24 में सिर्फ 16 किलोमीटर तटबंध के काम पर 67 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी करीब 4 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के। अब मैं यहां वो नहीं कहूंगा जो कहना आसान है। मैं नहीं कह रहा कि 4 करोड़ रुपए अपने आप में घोटाला हो सकता है, इसमें जमीन का पैसा हो, पत्थर का पैसा हो, कटाव रोकने का। मेरा सवाल यह है ही नहीं कि रकम ज्यादा है। मेरा सुझाव यह है कि इस 4 करोड़ में क्या क्या शामिल है, उसकी पूरी लिस्ट आज तक सामने क्यों नहीं आई। जिस दिन वो लिस्ट आएगी यह सवाल अपने आप मर जाएगा, और जब तक नहीं आती यह सवाल जिंदा रहेगा। और यह इकलौते साल की बात नहीं है। 2021 से 2024 के बीच भी 637 परियोजनाओं पर 3400 करोड़ से ज्यादा लगे। अब आप ले पकड़िए, हर साल पानी आता है, हर साल दीवार टूटती है, और हर साल पैसा जाता है, और हर साल हम चौंक जाते हैं। और यह सिर्फ शक नहीं है। 2024 में शिवसागर के एक तटबंध की मरम्मत में घटिया माल लगने का भी वीडियो सामने आया था। जांच बैठी, विभाग के 6 कर्मचारी सस्पेंड हुए। यानी एक बार माना जा चुका है गड़बड़ी होती है। तो सवाल सीधा कि इस बाढ़ के बाद कितनी जांच बैठी, कितनी एफआईआर हुई, कितने ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए। और यह सवाल दिल्ली से भी उतना ही पूछा जाना चाहिए जितना दिसपुर से, क्योंकि इसमें केंद्र का भी पैसा लगता है। अब सवाल कि असम में हर साल बाढ़, हर साल लोगों की मौत, क्या इसका कोई इलाज है या 70 साल से चली आ रही बीमारी लाइलाज है? तो देखिए, असम की इस बीमारी का इलाज है, और यही सबसे बड़ी बात है। अपने देश का उदाहरण लीजिए। ओडिशा में हर साल तूफान आता है, ठीक वैसे ही जैसे असम में हर साल बाढ़। 1999 में वहां एक भयानक तूफान आया, करीब 10,000 लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद जो ओडिशा ने किया वो असम आज तक नहीं कर पाया। आपदा के लिए देश की पहली अलग संस्था बनाई गई, सैकड़ों पक्के आश्रय बनाए गए जहां लोग पहले से जाकर बैठ सके, सायरन और मैसेज से चेतावनी पहुंचाने का इंतजाम किया गया, और गांव-गांव में लोगों की अपनी टीम खड़ी की गई। नतीजा क्या रहा? अगले बड़े तूफानों में लाखों लोग पहले से ही हटा लिए गए। मरने वालों का आंकड़ा हजारों से गिरकर 10, 15, 20 पर आ गया। अब समझने वाली बात यह कि तूफान आना बंद नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मरना बंद हुआ। हाँ, यहां एक बात मैं खुद मान लेता हूं कि ओडिशा का तरीका इसलिए चला क्योंकि वहां खतरा एक तय जगह पर आता है, समुद्र के किनारे की पट्टी पर। आश्रय बनाओ, काम हो गया। बाढ़ की पूरी बात यह है कि पानी वहां भी गया जहां कभी नहीं गया। मंत्री ने खुद विधानसभा में कहा कि नजीरा, चराईदेव और तीताबार ने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी थी। तो जहां बाढ़ कभी आई नहीं वहां आश्रय बनाने की सोचता कौन है? यानी ओडिशा ने साबित किया कि जाना पहचाना खतरा संभाला सकता है। और असम की यह बाढ़ साबित कर रही है कि असम के पास खतरे का नक्शा ही पुराना पड़ चुका है, जो बताता है कि अब एक नए सिरे से असम को लेकर प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल मरने वालों की संख्या को मिनिमाइज किया सके। और यह काम सरकार का है, हमारा नहीं। हमारा काम है सरकार को इस चीज के बारे में सजग करना। फिलहाल असम में पानी उतरने लगा है। यह बात सुनने में तो राहत लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे डरावना मोड़ है, क्योंकि जहां से पानी उतरता है वहां से खबर मरना शुरू हो जाती है। कैमरा हटने लगता है, हेडलाइन बदल जाती है, देश आगे बढ़ाता है। लेकिन पानी उतरने के बाद जो दिखता है वो और डरावना है। शिवसागर के गांवों में खेतों पर बालू की ऐसी परत जमी है कि वहां खेती करना लगभग नामुमकिन है। ये वही शिवसागर है, लाचित बरफुकन की जमीन। साल में एक दिन हम उनका नाम लेते हैं, बाकी 364 दिन उनकी जमीन को नॉर्थ ईस्ट कहकर एक शब्द में निपटाते हैं। तो सवाल है कि फिर मांग क्या है? सिर्फ 3 मांग। पहली, तटबंध को इलाज मानना बंद कीजिए, सड़क और बील को भी उसी बहस में लाइए। दूसरी, हिसाब हर साल जो करोड़ों लगते हैं उसकी पूरी लिस्ट हर गांव के दरवाजे पर चिपके। और तीसरी, जो सबसे जरूरी, खतरे का नया नक्शा। जो जगह पहली बार डूबी हैं वो अब बाढ़ वाला इलाका मानी जाए और वहां भी पक्का आश्रय हो और पहले से पहुंचने वाली चेतावनी। ये सपना नहीं है, ओडिशा में हुआ है। मुझे खुद शर्मिंदगी है कि मैं इतने दिन बाद इस विषय पर बात रख रहा हूं। हर साल सरकार आग बुझाने आती है और हर साल तालियां बजती हैं, पर बाल्टी आज भी छोटी है। चलते चलते एक फिर बात मैं कहूंगा, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आसमान ने यह नहीं किया तो किसी ने तो किया है। अब आपने पूरी बात सुन ली है। कमजोर दीवार, बंद रास्ता, सूखा स्पंज और पुराना पड़ चुका नक्शा।
तो जवाब आपके पास है। दूसरी बात यह कि 68 मृत्यु का आंकड़ा आखिरी आंकड़ा नहीं है। जैसा कि हमने कहा, मुख्यमंत्री खुद कहें कई इलाकों तक लोग पहुंचे नहीं है, यानी 68 उन लोगों की गिनती नहीं है जो मर गए हैं। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंचा नहीं है। अगली गिनती कौन करेगा? और क्या वो दिन आएगा जब असम में बाढ़ आएगी लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं जाएंगी? हमें लगता है कि इस सवाल को आपको भी उठाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से हमारी अपील है कि जो सुझाव हमने दिए उस पर वो अमल करें और आगे आने वाले वर्षों में अपने राज्य असम में लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए और ज्यादा ठोस कदम उठाएं। बाकी जाते जाते आप लोगों से कि हमारी भी ताकत बनिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा। अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। जय भारत, जय असम।